एवरीवन। आज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आपका यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन, जिसमें कि हम फाउंडेशंस के बारे में जानेंगे। फाउंडेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें हमें बेसिक्स नॉलेज जानना है फाउंडेशन के बारे में। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि फाउंडेशंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको फाउंडेशंस में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में फाउंडेशंस के बारे में पढ़ा था। ये क्या था, आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट था फाउंडेशंस। जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, तो नीचे वाला जो पोर्शन कहलाता था वो आपका सब स्ट्रक्चर कहलाता था, और इसके अपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते थे, सुपर स्ट्रक्चर बोलते थे। आई होप ये आप लोगों को याद होगा। ओके, तो फाउंडेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको हम लोग नींव बोलते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशंस क्या है आपका, जैसे अगर हम लोग घर बनाए तो इस घर का कुछ न कुछ लोड होगा। ओके, तो इसी लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल लोड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल लोड जो है कौन बियर करेगा, सॉइल करेगा, अर्थ सरफेस करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन तैयार कर दे, एक नींव तैयार कर दे, ओके, तो ये सारा का सारा फाउंडेशंस आपका कौन, ये फाउंडेशन जो है क्या कर रहा है, आपके सारा का सारा लोड को बियर कर रहा है। जिसमें कि फाउंडेशंस का जो ये वाला पार्ट आपका कॉलम कहलाता है, और ये वाला पार्ट आपका फुटिंग कहलाता है। फाउंडेशन किस किस चीज से मिलके बना है, फुटिंग प्लस कॉलम से। तो उसी चीज को हम लोग पहले डिफिनेशंस में देख लेते हैं क्या है। सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, यूजुअली लोकेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल, which transmits the load of superstructure to the supporting soil. A foundation is therefore that part of the structure which is in direct contact with the ground to which load are transmitted. सेम चीज कहा है आपको कि ये क्या है, आपका फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि बिल्डिंग के क्या है, लोअर बना है आपका। ठीक है, ये क्या किया, सारा का सारा लोड को क्या करता है, आप फाउंडेशन ट्रांसफर कर देता है सॉइल को। ओके, किसको ट्रांसफर कर दिया, सॉइल को। ठीक है, फिर है पर्पस ऑफ फाउंडेशंस, कि हम लोग जो फाउंडेशंस तैयार कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग द स्ट्रक्चर ऑन अ लार्जर एरिया। क्या कर रहा था, ये जितना भी आपका पूरा का पूरा घर का लोड था, ठीक है, जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चरल लोड बोलते हैं, इसका लोड को क्या कर रहा था, ट्रांसफर करने का काम कर रहा था इस एरिया पे। टू रिड्यूस द लोड इंटेंसिटी, जो भी लोड लग रहा था आपका, लोड इंटेंसिटी को क्या कर रहा था, कम कर देता है। टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ये आपका स्ट्रक्चर ही है, इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। टू गिव इनफ स्टेबिलिटी टू अ स्ट्रक्चर अगेंस्ट वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस सच एज वाइंड एंड रेन। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये जो आपका फाउंडेशन है, ये जो आपका जो फाउंडेशन है, ये क्या कर रहा है, ये फाउंडेशन क्या कर रहा है, आपका जो भी आपका जैसे बारिश हो गया, वाइंड हो गया, आंधी तूफान आया, तो उसका क्या होता है, कुछ न कुछ फोर्स लगता है, तो इन सारे फोर्स से क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कभी कभी अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से तैयार नहीं है तो क्या हुआ, अगर आंधी आया या भूकंप आया तो आपका नींव कमजोर होने के वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और घर गिर जाता है। तो सपोर्ट आपका जो फाउंडेशंस है इन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टू प्रिपेयर अ लेवल सरफेस फॉर कंक्रीटिंग एंड मेजनरी वर्क, कंक्रीटिंग और मेजनरी वर्क में क्या होता है, ये आपको के लिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, सरफेस का प्रिपेयर करते हैं फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी में भी इसका यूज है।
तो पर्पस ऑफ फाउंडेशन में हम लोग समझ गए कि फाउंडेशन के वजह से क्या हो रहा है, हमको पूरा का पूरा घर का लोड का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, फाउंडेशन अब बियर कर रहा है और क्या कर रहा है, ये सारे के सारे लोड को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, सॉइल पे, अर्थ सरफेस पे, और लोड इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ दिन बाद ही डैमेज हो जाएगा वो, और हमारा जो इतने हैवी कॉस्ट से हम लोग जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो क्या हो जाएगा, अनयूजफुल हो जाएगा, तो यूजफुल नहीं रहेगा। तो आपका क्या कर रहा है, साथ ही साथ वाइंड रेन से भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन जान गए क्या है, पर्पस ऑफ फाउंडेशन जान गए। अब है आपका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशंस के भी क्या है, टाइप है, अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग फाउंडेशंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, देखे होंगे रिवर है, ठीक है, तो वहाँ भी फाउंडेशंस तैयार करके यूज किया जाता है, एक ब्रिज बनाया जाता है। देखते हैं हम लोग कभी ये या तो ट्रेन पास कराने के लिए ये ब्रिज बनाया जाता है या रोड पास कराने के लिए। तो ये फाउंडेशंस हमें, जब तक हमको फाउंडेशंस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आपका फाउंडेशंस क्या है, बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स का, और हर फाउंडेशन का यूज हम लोग अपने अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फाउंडेशंस में आपका पहला आता है ओपन फाउंडेशन, सेकेंड आता है आपका सैलो फाउंडेशन, थर्ड आता है आपका डीप फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन में आपका क्या आ गया, पहला है आपका ओपन, सेकेंड है आपका सैलो फाउंडेशन, और थर्ड है आपका डीप फाउंडेशन। ओके, ओपन फाउंडेशन, फिर आपका जो सैलो फाउंडेशन है ये भी आपका जो है 3 टाइप का है। पहला है इसमें स्टेप्ड फाउंडेशन, जो कि 2 टाइप का होता है, एक वॉल फुटिंग और दूसरा रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग। ओके, तो फिर सी है आपका कॉलम फुटिंग। ठीक है, कॉलम फुटिंग भी आपका जो है क्या है, कॉलम फुटिंग भी आपका 2 टाइप का है, एक आइसोलेटेड है कॉलम फुटिंग में और दूसरा है कंबाइंड फुटिंग। ओके, ओपन हो गया, सैलो हो गया, डीप हो गया। सैलो भी आपका था स्टेप्ड, ओके, स्टेप्ड फाउंडेशन और कंबाइंड फाउंडेशन और तीसरा है राफ्ट फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन में आपका आता है पाइल, ठीक है, और कॉफर डैम। ये सब आपका आ गया टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में। बारी बारी से हम लोग पहले देखते हैं ओपन फाउंडेशंस क्या है। ओपन फाउंडेशन, दिस इज सिंपली अ लेयर ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइड एट द बेस ऑफ कॉलम, पेडेस्टल और वॉल। क्या कह रहा है कि आपका ओपन फाउंडेशन क्या है, एक सिंपल लेयर का फाउंडेशन है जो कि हम लोग कहाँ तैयार करते हैं। जैसे आपका अर्थ सरफेस का बेस है, यहाँ पे सिंपली अगर हम कोई कॉलम या पेडेस्टल वगैरह बनाने के लिए जो कंक्रीटिंग करते हैं, वैसा जो फाउंडेशन तैयार करेंगे हम लोग इसके लिए, वो ओपन फाउंडेशन कहलाता है। अब यहाँ लिखा है आपको क्या, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड व्हेन हार्ड स्ट्रेटम इज अवेलेबल। मतलब ये जो आपका सॉइल सरफेस है, ये वाला पोर्शन, ये हार्ड होना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ आइडिया लेना है कि कितने टाइप के फाउंडेशंस है और कहाँ यूज कर सकते हैं। बाकी ये सारा फाउंडेशन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये सारा फाउंडेशन हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, अभी हमको सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज लेना है। तो कह रहा है कि सॉइल का वो सरफेस जहाँ की हमको हार्ड स्ट्रेटा मिले। ठीक है, हार्ड स्ट्रेटम कहने का मतलब क्या, आपका जो सॉइल का सरफेस है ये हार्ड होना चाहिए। कहीं कहीं देखा होगा आपने कि बालू वगैरह है, क्ले जैसा सॉइल है और दलदली जमीन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ओपन फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे। ओपन फाउंडेशन के लिए जो आपका जो सरफेस है सॉइल का, वो कैसा होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है आपका,
अवेलेबल एट वेरी सैलो डेप्थ और द वर्क इज अनइम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कंपाउंड वॉल पिलर और बारवेड वायर फेंसिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का कॉलम का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने कॉलम बनाया, इसके लिए फाउंडेशन तैयार किया, ठीक है। तो इसके अगर हमको किसी एरिया को क्या करना है, बाउंड्री बनाना है या उसको घेरा करना है, तो हम लोग फेंसिंग बार मतलब तार वाले कटीले जो तार वाले तार आता है ना आपका, उससे क्या करते हैं हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए यूज करते हैं, पिलर्स का काम करता है ये, ठीक है। तो ओपन फाउंडेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन फाउंडेशन आपका क्या है। ओपन फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं एक हार्ड स्ट्रेटम के लिए। ये सिंपल लेयर का फाउंडेशन होता है, इसके लिए आपका सॉइल सरफेस हार्ड होना चाहिए, ओके। फिर है आपका सैलो फाउंडेशन, ठीक है। फिर है आपका सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन देखिए क्या कहलाता है। When the foundation is placed immediately below the lowermost part of the structure is called shallow foundation, ठीक है। करा ये सॉइल का सरफेस है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो हम लोग फाउंडेशन तैयार किए उस पार्ट के लिए वो सैलो फाउंडेशन कहलाएगा। It can also be defined as when depth of foundation is less than, क्या कह रहा है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू द विड्थ। ये आपका यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं ये विड्थ है आपका b और ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी df आपका लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसका, विड्थ ऑफ फाउंडेशन का। तो ये आपका सैलो फाउंडेशन कहलाता है, ओके। आपको ये वाला ध्यान में रखना होगा। पर्पस क्या है इसका, द पर्पस ऑफ सैलो फाउंडेशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर लोड ओवर कंसिडरेबल हॉरिजॉन्टल एरिया। ये सबका पर्पस क्या है, ये भी क्या कर रहा है, सारे के सारे स्ट्रक्चरल लोड को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। जहाँ भी हम लोग जिस एरिया में हम लोग ये लोड को, जिस एरिया में हम लोग ये फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं सैलो फाउंडेशन, ये क्या कर रहा है, अपने जो उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर लोड है उसको क्या कर रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। इसका लेकिन लिमिटेशंस है। जैसे ओपन फाउंडेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसके लिए आपका सॉइल का सरफेस हार्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, कैन नॉट बी यूज अंडर मार्सी लैंड। मार्सी लैंड हो गया आपका जो दलदली जमीन होता है, मेड अप ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर है मान लीजिए, वहाँ यूज नहीं करेंगे, या वाटर लॉक्ड एरिया है तो हम लोग सैलो फाउंडेशंस का वहाँ यूज नहीं करेंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सैलो फाउंडेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशंस, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा फाउंडेशंस है, स्टेप फाउंडेशन। स्टेप फाउंडेशन जो है हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग वाइडर एरिया के लिए यूज करते हैं। जब हमको ज़्यादा वाइड बनाना हो कोई भी स्ट्रक्चर, तो वैसा एरिया के लिए हम लोग फाउंडेशन जो है वाइड लेते हैं। ये भी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपका स्टेप्ड फुटिंग में फाउंडेशन में क्या होता है, एक वॉल फुटिंग आता है और दूसरा आपका आता है रेनफोर्स्ड फुटिंग। कौन सा, यहाँ देखिए रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, ये इसलिए आता है इसके अंदर। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका पार्ट क्या चीज़ से बना है, कंक्रीट से, ठीक है। ये आपका क्या है, वॉल है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तब इसमें माइल्ड स्टील बार यूज करते हैं। माइल्ड स्टील बार या लोहे का छड़ बोल लीजिए कंक्रीटिंग के टाइम। तो ये दोनों आपका जो फाउंडेशन कैसे बनता है, आपका कॉलम, ये कॉलम हो गया आपका, ये वाला पार्ट कॉलम प्लस फुटिंग से मिलके बना होता है। आपको पता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम प्लस फुटिंग, ठीक है। तो
इसमें आपका दोनों आ गया। कॉलम फुटिंग में क्या करते हैं, बहुत इट कैन बी अचीव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल कोर्सेस ऑफ ब्रिक वाइडनिंग द बेस। लोवेस्ट कोर्स इज यूजुअली ट्वाइस द विड्थ ऑफ वॉल। जो लोवेस्ट पोर्शन है, ठीक है, जो नीचे वाला लोवेस्ट पोर्शन है, वो क्या कहता है कि विड्थ का किसका, विड्थ का ट्वाइस होता है, ठीक है, विड्थ का ट्वाइस होता है, मतलब दुगना होता है। किसमें, वॉल फुटिंग में। द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ब्रिक वॉल फुटिंग एंड स्टोन वॉल फुटिंग इज शोन। डायग्राम में जैसा कि आपको दिखाया गया है वॉल और फुटिंग, इसमें क्या है, आपका स्टोन वगैरह का यूज किया गया है और ये वाला आपका सिंपल वॉल बन गया है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट वाले में, इसमें क्या है, आपका सिंपल वॉल है, यहाँ पे सिंपल फुटिंग है, इसमें आपका क्या है, स्टोन वगैरह यूज कर लिया गया है इस कंक्रीटिंग करते टाइम, ये फुटिंग में। फिर रेनफोर्स्ड में क्या कह रहा है, वॉल में हम लोगों ने लिख लिया द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विच वॉल फुटिंग टू रेस्ट वेरी लो। हम लोगों को क्या करना है, बहुत very low, and when walls are subjected to heavy loading under such circumstances the reinforced concrete footing is used। जब हमको ज़्यादा जो है हैवी लोड को यूज करना होगा, ठीक है, ज़्यादा हैवी लोड को यूज करना होगा, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी क्या हो गया आपका, जैसे ये फाउंडेशन है, ठीक है आपका, तो ये फाउंडेशन में क्या कर किया, लोड को ट्रांसफर कर देता है सॉइल में। तो सॉइल के अंदर क्या होता है, फाउंडेशन को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब लोड को सहने की जो क्षमता होती है वो होनी चाहिए। तो वही होता है आपका बियरिंग कैपेसिटी, मतलब बियर करने की कैपेसिटी। नेक्स्ट टाइम से अगर बियरिंग कैपेसिटी आएगा टर्म तो आप समझ जाएंगे। तो वही कह रहा है आपका कि व्हेन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विच द वॉल फुटिंग इज टू रेस्ट। वॉल फुटिंग तो हमारा रेस्ट में होगा, ठीक है, is very low when the walls are subjected to heavy load। उसके बाद क्या है, और इसको ज़्यादा लोड बियर करना है तब हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग का यूज करते हैं। इसमें देख रहे हैं आप मेन बार्स लिखा है आपका, यहाँ पे माइल्ड स्टील बार यूज किया गया है, ये सब आपका स्टोन हो गया है, नीचे आपका कंक्रीटिंग किया गया है, ऊपर आपका वॉल दिया गया, ये आपका किस में आ गया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग में। फिर आता है आपका कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका आइसोलेटेड फुटिंग, ओके, और सेकेंड होता है आपका, फर्स्ट हो गया आपका आइसोलेटेड और सेकेंड हो जाता है आपका कंबाइंड फुटिंग। ओके, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल कॉलम इसमें यूज करते हैं। It is provided under a column or other similar member or the distribution of concentrated load in the form of uniformly distributed load on the soil below. The shape may be square, rectangular or circular in plan. It may be constructed either in brick masonry, stone masonry or RCC steel grillage। Isolated में आपका क्या होगा, इसमें एक ही कॉलम रहेगा जो कि आपका कैसा हो सकता है, शेप में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, जैसे ये मान लेते हैं, हम लोगों ने बहुत बार देखा है अपने लाइफ में, आपको भी पता चल जाएगा। इस टाइप का अगर आप कॉलम देखते हैं ये स्क्वायर हो गया, लेकिन यही वाला अगर आपको गोल गोल दिखाई दे रहा होगा राउंड टाइप में, ये आपका कॉलम टाइप का हो गया। ओके, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम किसी भी शेप में हो सकता है, जिसको कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, किससे, या तो ब्रिक मेजनरी से ब्रिक यूज करके, स्टोन मेजनरी से स्टोन यूज करके, या आरसीसी स्टीलेज ग्रिलेज प्रोवाइड करके। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या है आपका, मोर देन टू और मोर देन टू, ठीक है, आपका ये एक ही नीचे बेस है या फुटिंग बोल लीजिए, इस पे आपका कितना कॉलम प्रोवाइड किया गया है, दो या दो से ज़्यादा भी यूज कर ले तो आपका हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड एज अ कॉमन फुटिंग
टू और मोर कॉलम, वही कहा गया है कंबाइंड कॉलम फुटिंग के अंदर क्या होता है, कॉमन एरिया के अंदर दो और दो से ज़्यादा कॉलम्स यूज होता है। दिस टाइप ऑफ कॉलम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड अनइक्वल सेटलमेंट कैन बी अवॉइडेड। In this type of footing, a common PCC bed is provided on which two or more column rest। यहाँ पे क्या कहा आपको, एक कॉमन PCC प्रोवाइड किया गया, प्लेन कंक्रीट सीमेंट, ओके, और जिसमें कि दो और दो से अधिक कॉलम को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। Combined footing is also provided when columns are very near to each other and isolated column will overlap to each other। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, कॉलम एक दूसरे के नज़दीक होता है, पर आइसोलेटेड में एक दूसरे के ओवरलैप में होगा। इसमें जब कंबाइंड फुटिंग में एक और चीज़ कहता है कि शियर फोर्स को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट हम लोग फुटिंग देखते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम में कंबाइंड फुटिंग का एक ही बेस है, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। यहाँ भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाला जो कॉलम है, ओके, स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, ये क्या है आपका कंबाइंड फुटिंग है, ओके। फिर है आपका रॉक फुटिंग, रॉक फाउंडेशन। When bearing capacity of the supporting soil is very low and heavy concentrated structural loads are to be supported in case of marshy land or made of soft clay। रॉक फाउंडेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब आपका लैंड कैसा हो, मार्सी लैंड हो, मतलब दलदली जमीन हो, या सॉफ्ट क्ले हो। इट प्रूव्स टू इकोनॉमिकल अंडर वाटर लॉक्ड एरिया, इसको हम लोग लॉक्ड एरिया में भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। Raft is acting as a floor consisting of thick reinforcement concrete slab covering the entire area of the bottom structure। मान लीजिए इतना बड़ा हम लोग एक बड़ा सा, इसमें रेनफोर्स जो हम लोग यूज करेंगे बहुत कम लेंगे, ओके, इतना बड़ा ले लिए। इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा है, ओके, राफ्ट फाउंडेशन में, क्योंकि ये हमारा कैसा लैंड पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको पता है मार्सी लैंड है, मतलब दलदला जमीन है। उसी के ऊपर पहले एक लेयर बना लिया गया है पतला सा रेनफोर्स का, और इसी के साथ हम लोग बहुत सारे कॉलम का यूज कर रहे हैं, ये आपका राफ्ट फाउंडेशन कहलाता है। चलिए इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। ये देखिए आप, जमीन का एरिया कैसा है, आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है थोड़ा सा मार्सी लैंड टाइप का है। ये क्या किया है, पतला पतला रेनफोर्स्ड का लेयर, यही रेनफोर्स्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, माइल्ड स्टील बार यूज किया हुआ है, लोहा का देख रहे हैं। ये पतला पतला क्या किया है, पहले लेयर को बिछा दिया है एक बड़ा सा एरिया में, पूरा एरिया जितना कि हमको स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद क्या किया है, यहीं पे साथ में ही एक कॉलम के लिए यहाँ 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 साथ में ही आपको मोर देन वन नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहा होगा। ये ऐसा आपका फाउंडेशन जो तैयार होता है, ये राफ्ट फाउंडेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डीप फाउंडेशन। When the depth of foundation is more than its width, क्या कह रहा है इसमें, हमने इसको क्या बताया था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये था आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशंस, ओके, और ये वाला इतना पोर्शन आपका सॉइल के नीचे है और ये अपर है सॉइल के। इसमें क्या कह रहा है हमारा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर है किससे, विड्थ ऑफ फाउंडेशन से, तो वैसा आपका फाउंडेशन डीप फाउंडेशन कहलाता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन, यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना बड़ा होगा 2.0 मीटर से, इट कॉल डीप फाउंडेशन। या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों इसका डिफिनेशन है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये वाला जो फाउंडेशन है डेप्थ फाउंडेशन का अगर ग्रेटर है कितना, विड्थ ऑफ फाउंडेशन से, तब भी हम इसको डीप फाउंडेशन बोलेंगे। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन 2.0 मीटर है विड्थ का,
तभी आपको ये डीप फाउंडेशन कहलाएगा। डीप फाउंडेशन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका पाइल्स। पाइल्स में भी जो है बहुत सारे पाइल्स, ये डिपेंड करता है इनके फंक्शन पे। पहला है आपका बियरिंग पाइल, सेकेंड है आपका फ्रिक्शन पाइल्स, थर्ड है आपका सीट पाइल, फोर है एंकर पाइल्स, फिफ्थ बैटर पाइल, सिक्स फेंडर पाइल, सेवन कॉम्पेक्शन पाइल। डीप फाउंडेशन में हर पाइल्स का यूज हम लोग अलग अलग करते हैं। आपको इतने टाइप के पाइल्स नाम याद रखने होंगे। ओके, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि वाटर है मान लीजिए, ओके, और हमको यहाँ से यहाँ क्रॉस करना है, तो उसके लिए जो भी अगर रोड बनाया जाएगा, ओके, या ब्रिज बनाया जाएगा, उसके लिए हमको फाउंडेशन तो इस वाटर में तैयार करना होगा। यहाँ भी इसके लिए फाउंडेशन इस वाटर में तैयार करना होगा नीचे। ओके, तो ये सब आपका क्या है, जो फाउंडेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ हम लोग इसमें हमको क्या करना होगा, डीप में जाके फाउंडेशन करना होगा। ये ऐसे ही आपका इतना डिस्टेंस है, फिर यहाँ वाटर है, यानी इसके नीचे भी जब तक कि हमको कोई हार्ड स्ट्रेटम ना मिल जाए, ठीक है, जो कि आपके लोड को सह सके। अब इतना बड़ा ब्रिज बनेगा, ब्रिज का कुछ लोड होगा। अब यहाँ से बस जा रही, ट्रक जा रही, वो भी लाखों टन का, तो कुछ उसका वेट होगा। उन सारे वेट को हमको क्या करना है, फाउंडेशन के दौरान आपका जो फाउंडेशन बनेगा उसको लोड को बियर करना है। तो उसके लिए हम लोग तब तक यूज करेंगे जब तक एक हार्ड स्ट्रेटम ना मिल जाए। या हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े बंदरगाह पे जाते हैं तो हमारा शिप रहता है, ठीक है, शिप रहता है वाटर का, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके लिए भी क्या है, जब हम लोग उसके लिए भी क्या किया जाता है, बीच बीच में रुकने के लिए एक बंदरगाह बनाया जाता है, ठीक है, पोर्ट बनाया जाता है। तो वो भी कैसे बना, इसके पास भी कोई ना कोई फाउंडेशन यूज हुआ है, बहुत ही गहरा जाके नीचे, बहुत डीप में। तो ये सब के लिए आपका डिफरेंट फाउंडेशंस हम लोग देखेंगे किसमें है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले नाम जान गए, बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, सीट पाइल्स, एंकर पाइल्स, बैटर, फेंडर, कॉम्पेक्शन पाइल्स। अब हम बारी बारी से सिर्फ देखेंगे कि कौन सा पाइल्स आपका कहाँ यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग पहले देखते हैं बियरिंग पाइल्स। क्या कह रहा है बियरिंग पाइल्स, दीज आर ड्रिवन इनटू ग्राउंड until a hard stratum directly supported on hard base and pile act as pillar to transmit the load। ये क्या कर रहा है आपका बियरिंग पाइल्स, आपका क्या कर रहा है, हम लोग बियरिंग पाइल्स का यूज तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को एक हार्ड स्ट्रेटम ना मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ दूरी तक कुछ आपका वाटर है, ठीक है, फिर यहाँ से आपको गीली मिट्टी मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो वेट सॉइल है, तो ये भी क्या कर रहा है, आपके लोड को, ज्यादा से ज्यादा लोड को बियर नहीं कर पाएगा, फिर कुछ और दूर तक जाएंगे, तब तक हम जाएंगे जब तक कि आपका सॉइल का सरफेस बहुत हार्ड ना हो, ठीक है, यानी हमको सॉइल का सरफेस कैसा मिलना चाहिए, हार्ड स्ट्रेटम। तो ये कह रहा है बियरिंग पाइल्स का हम लोग तब तक यूज करेंगे जब तक कि हम लोगों को हार्ड सरफेस ना मिल जाए। फ्रिक्शन पाइल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सॉफ्ट, when the soil is soft to a considerable depth the pile which is required to be driven is called friction pile। जब आपको क्या कहता है, सॉइल है सॉफ्ट, ठीक है, उस समय जो हम लोग पाइल्स का यूज करेंगे वो हम लोग फ्रिक्शन पाइल का यूज करेंगे। ओके, फ्रिक्शन पाइल, द लोड कैरिड बाय अ पाइल इज बॉन्ड बाय फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द साइड ऑफ द पाइल एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड स्किन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पाइल क्या करता है, वो अपने पाइल के और चारों तरफ सराउंडिंग जो नेचर है उसके बीच में क्या करता है, फ्रिक्शन डेवलप करता है, जिसकी वजह से उसे स्किन फ्रिक्शन कहा जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सीट पाइल, दे आर यूज्ड टू रिटेन सॉइल व्हिच इज लायबल टू एस्केप लैटरली व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर और टू इनक्लोज द एरिया, सम फाउंडेशन लैंड टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। ओके, सीट पाइल आपका कहाँ यूज हो रहा है, बहते हुए पानी में क्या हो रहा है, सीट पाइल यूज करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कैसे आपका किस तरह का स्टील का
टिम्बर का सीट पाइल था जिसका कि यूज हम लोग क्या करते थे, वाटर के अंदर यूज करते थे और वाटर को वहां से रिमूव कर देते थे, तो सीट पाइल का यूज वहां होता है। फिर है आपका एंकर पाइल। ओके, व्हेन पाइल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एंकरेज अगेंस्ट टू हॉरिजॉन्टल पुल दे आर कॉल्ड एज एंकर पाइल्स। वैसे जब इस पाइल का प्रोवाइड हम लोग वहां करेंगे जहां हमको हॉरिजॉन्टली फोर्स डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, तो वैसे जगह में एंकर पाइल यूज होगा। वेटर पाइल क्या है, व्हेन द पाइल्स आर ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रेसिस्ट लार्ज हॉरिजॉन्टल और इंक्लिनेशन फोर्स देन पाइल्स आर कॉल्ड वेटर पाइल्स। वैसा वेटर पाइल्स का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां की हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन दोनों फोर्स को क्या कर रहा है, पाइल के दौरान रेसिस्ट कर रहा है, उसको रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका फेंडर पाइल। व्हेन द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर और कंक्रीट चेक इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट और एब्रेजन caused by the ship, then fender pile is used at the front। शिप के फ्रंट के में हम लोग फेंडर पाइल का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है, किसी भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि ये जो है आपका ये सही हमको जिस साइड जाना है, जैसे आपका ये शिप है, इनको यहाँ आके रुकना है, ठीक है, यहाँ इसका पोर्ट है, तो इस शिप में फ्रंट पे फेंडर पाइल लगे रहने के वजह से क्या करता है, डायरेक्शन जो है इसका प्रोटेक्ट रहता है। ओके, फिर है कॉम्पैक्शन पाइल। व्हेन द पाइल्स आर ड्रिवन टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रेनुलर सॉइल दे आर कॉल्ड कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल का कब यूज करते हैं, जब आपका सॉइल कैसा हो, ग्रेनुलर हो, मतलब ये सॉइल भी आपका हार्ड होता है और बेयरिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, हमको इंक्रीज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर करने की क्षमता हो, वैसे जगह हम लोग कॉम्पैक्शन पाइल का यूज करते हैं। ओके, यहाँ आपको डायग्राम में डिफरेंट टाइप का पाइल दिख रहा होगा, ये सब आपके क्या है, पाइल है। ये क्या होता है, डायरेक्टली किसी डीप फाउंडेशन के लिए इस पाइल का क्या करता है, यूज कर लिया जाता है। ओके, अब जो हम फिर है सेकेंड में डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ये जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जिसमें पहला है आपका टिम्बर पाइल, सेकेंड है आपका कंक्रीट पाइल्स, थर्ड है आपका स्टील पाइल। टिम्बर पाइल में क्या कहता है, सबसे पहले टिम्बर पाइल में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल और सपोर्टिंग लाइट स्ट्रक्चर। टिम्बर पाइल हमारा इकोनॉमिकल होता है, जो कि लाइट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। अगर हल्का वेट है स्ट्रक्चर का तब टिम्बर पाइल यूज करेंगे। टिम्बर फ्रॉम सॉल, देवदार, बबूल, खैर इज यूज्ड। टिम्बर जो है आपका क्या चीज से मिलके बना है, सॉल से, देवदार से, बबूल से और खैर से। The pile cap of iron ring is about 25 mm is provided to prevent the pile head from brooming. The lower end of the pile is provided with a cast iron conical shoe. The load transfer mechanism is by skin friction, hence there should minimum distance about 60 cm center to center. मान लीजिए ये आपका टिम्बर पाइल है, कह रहा है इसका जो अपर पोर्शन है ये आपका जो है आयरन से बना है, आयरन रिंग से। इसका जो डाया है ये 25 mm का है और लास्ट में भी आपका कास्ट आयरन से बना है। बाकी ये आपका टिम्बर है, बस इसी ऊपर एक आपका क्या किया है, आयरन रिंग डाल दिया है ऊपर, जिसका कि डाया आपका 25 mm है और नीचे एक कोनिकल शू दिया गया है, ताकि जब हम लोग ये वाला टिम्बर पाइल का यूज करें और ऊपर हैमर करें, किसी हथौड़े वगैरह से पीटे तो आपका ये टिम्बर डैमेज ना हो पाए। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका एडवांटेज, कि हमको क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है इससे। एडवांटेज में है इकोनॉमिकल, कैन बी ड्रिवन रैपिडली एंड सेव टाइम। ये क्या करता है, हमारे टाइम को भी बचाता है, आसानी से मिल जाता है। Due to its elasticity, it's recommended in region where the piles are likely to be subjected lateral forces. ये इलास्टिसिटी के वजह से ये पाइल्स जो है क्या करता है, लेटरली फोर्स को भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है।
हैवी मशीनरी एंड स्किल सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे पाइल्स के लिए हमको ना तो किसी हैवी मशीन्स की ज़रूरत होती है, ना तो स्किल सुपरविजन की। मतलब क्या है कि कोई जाना जिसको किसके बारे में ज़्यादा जानकार हो, किसी साइट इंजीनियर वगैरह की, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? शुड बी कट ऑफ एवं ग्राउंड वाटर टेबल टू प्रिवेंट डिकेइंग। ओके, ये क्या करता है? ये डिसएडवांटेज इसका क्या है? जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, उसको बचाने में ये असमर्थ हो जाता है। टिम्बर कैन नॉट बी ड्रिवन इन फील्ड अप ग्राउंड। टिम्बर को जो है, टिम्बर पाइल्स जो है, उसको ग्राउंड वाले में हम लोग अच्छे से फील नहीं कर पाते हैं। लाइकली टू डिके बाय सॉल्ट वाटर और इंसेक्ट। सॉल्ट वाटर और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े के वजह से हमारा टिम्बर वाला जो फाइल्स था वो उसका क्या हो सकता है? नुकसान हो जाता है। रिस्ट्रिक्टेड लेंथ में भी उसका एक फिक्स लेंथ के वजह से हमें आसानी नहीं होती है यूज करने में, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ऊपर एडवांटेज पढ़े थे। फिर था आपका कंक्रीट पाइल। कंक्रीट पाइल में आपका आता है प्री कास्ट पाइल, कास्ट इन सीटू पाइल और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल। ओके, मतलब कंक्रीटिंग टाइम में भी आपका 3 टाइप का पाइल है, जिसमें पहला है प्री कास्ट। नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, कास्ट कंक्रीट पाइल पहले आपका ये पहले कंक्रीटिंग कर लिया गया है। Precast piles are those which are manufactured in the factory at a place away from the construction site and then driven to the ground at the place required. Precast concreting में क्या कहता है? इसको जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ तैयार कर लिया जाता है। जैसे ये आपका फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चर एरिया है, यहाँ तैयार कर लिया कंक्रीटिंग का। फिर ये साइट है, ठीक है, यहाँ हमको इसका यूज है, यहाँ आपको हम क्या करना है? फाउंडेशन तैयार करना है, कंक्रीट पाइलिंग यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इस साइट पे ले आएंगे। तो कह रहा है ये जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पहले ही इसको तैयार कर लिया जाता है, फिर जहाँ नीड होती है साइट पे वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। प्री कास्ट पाइल में स्क्वायर, ये कैसा हो सकता है? स्क्वायर, ऑक्टागोनल और राउंड इन क्रॉस सेक्शन और मे बी टेपरिंग और पैरेलल इन लॉन्गिट्यूडनली। The size of these piles varies from 30 cm to 50 cm in cross-sectional dimension up to 30 मीटर in length। इसका जो प्रीकास्ट पाइल का कंक्रीटिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर में होगा और लेंथ में ये 30 मीटर का होगा। ओके, प्रीकास्ट पाइल्स आर यूजफुल इन कैरिंग फेयरली हैवी लोड्स थ्रू सॉफ्ट मटेरियल टू फिर्म स्ट्रेटा। फिर था आपका कास्ट इन सीटू पाइल। कास्ट इन सीटू पाइल क्या है? द पाइल्स विच आर कास्ट इन पोजीशन ऑन साइट इनसाइड द ग्राउंड इट मे बी रेनफोर्स्ड व्हेन पाइल्स एक्ट एज कॉलम व्हेन सब्जेक्टेड टू लेटरल फोर्स। कास्ट इन सीटू जो क्या होता है? जहाँ साइट है, हमारा वर्क हो रहा है, वहीं पे इनको तैयार कर लिया जाता है। ये पाइल आपका कैसा एक्ट करता है? कॉलम के तरह, जब इस पे कोई लेटरल फोर्स लगता है। Normally the cast in situ piles are constructed with in large bulb corrugated steel। ओके, ज्यादातर जो आपका कास्ट इन सिटू पाइल है वो बहुत लार्ज बल्ब के लिए, मतलब ज्यादा एरिया के लिए बनाया जाता है। A steel tube having internal diameter equal to the diameter of pile and 20 mm thickness is driven into the ground। ओके, इसका जो इंटरनल डायमीटर है किसके इक्वल है? पाइल के डायमीटर के। ओके, जिसका की थिकनेस 20 mm है। When the has been driven up to desired depth, a charge of concrete is powdered and tube is gradually withdrawn and alternate powdering and ये क्या करता है आपका? जब हम लोग इसको क्या कहते हैं? powdering and withdrawing of tube, the pile is constructed to the full length। ये क्या होता है? धीरे धीरे इसको एक डिजायर्ड डेप्थ में जहाँ तक की रिक्वायर्ड होती है वहाँ ले जाते हैं, फिर ग्रेजुअली ये धीरे धीरे अंदर की ओर, फिर अंदर की ओर पाइल आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर की ओर यूज होने लगता है, जाने लगता है। फिर है आपका प्रीकास्ट
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल्स। प्री स्ट्रेस्ड पाइल्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल रेनफोर्स्ड पाइल। जो नॉर्मल रेनफोर्स्ड पाइल है उससे ज्यादा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा, प्रीकास्ट कंक्रीटिंग पाइल। ओके, बिकॉज द रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पाइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम होने के वजह से दे आर लाइटर, हल्का होता है, एंड मोर इजिली हैंडल्ड, मतलब क्या कि इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके हल्का होने की वजह से क्या होता है, इसको इजिली हैंडल्ड भी कर लेते हैं। ओके, अब आपका एडवांटेज है किसका, कंक्रीट पाइल का। इट हैज ग्रेटर एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीमली हार्ड ड्राइविंग। कंक्रीट पाइल को ले जाना बहुत हार्ड होता है क्योंकि वो कंक्रीट से मिलकर बना है। इट मोर ड्यूरेबल इन सी वाटर बिकॉज ऑफ द क्रैक्स। ये ज्यादा दिन तक चलेगा, सी वाटर में ज्यादा ड्यूरेबल होगा। इसके पास एक ग्रेट कॉलम होता है, अच्छा कॉलम होता है। इट हैज लेसर हैंडलिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेट। इसके हल्के वेट के वजह से इसका जो कॉस्ट है हैंडल करना वो जो है बहुत कम होता है। मान लीजिए इसको बार बार रिपेयर करना है, ठीक है, तो रिपेयर करने का कॉस्ट आपका बहुत कम जाएगा। इट हैज मच लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन कन्वेंशनल पाइल ऑफ द सेम डायमेंशन। ओके, इसके पास जब जो लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है MOI, वो सेम डायमेंशंस का होगा कॉम्पैक्शन पाइल में। ओके, फिर है आपका डिसएडवांटेज किसका, कंक्रीट पाइल का। ये सब हम लोग डीप पाइल में पढ़ रहे हैं। दीज पाइल्स कैन नॉट बी ड्रिवन रैपिडली। ये पाइल जो है ड्रिवन होता है, बहुत धीरे धीरे ले जाया जाता है। इट रिक्वायर्स स्किल टेक्निकल सुपरविजन हैवी ड्रिविंग मशीनरी। इसके लिए हमको टेक्निकल स्किल सुपरविजन चाहिए और एक हैवी ड्रिविंग मशीनिंग। देखते हैं हम लोग कभी कभी पाइल्स के कभी कभी किसी चीज के लिए क्रेन्स का यूज करते हैं। ये मशीन है आपका, डायरेक्ट यहाँ वाटर है या कोई भी एरिया है वहाँ कोई चीज को डालना है, ले जाना है, तो इस मशीन के थ्रू यहाँ पे ले जाया जाता है। इसके लिए हमको एक अच्छा स्किल्ड टेक्निकल सुपरविजन की जरूरत होगी जिसको कि नॉलेज हो इन सभी चीजों की। ओके, फिर है टू विथस्टैंड हैंडलिंग स्ट्रेसेस रेनफोर्स्ड इज इसेंशियल। फिर है आपका लास्ट स्टील पाइल। स्टील पाइल में भी रोल्ड सेक्शन कैसा होगा, रोल सेक्शन का हो सकता है अ फैब्रिकेटेड शेप और पीस ऑफ शीट पाइल। मेटल पाइल्स हैव बीन यूज्ड इन forms of cast iron pipes or solid wrought iron shaft. These piles are accepted to penetrate through hard rock. ये सीट पाइल हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं छोड़ के, हार्ड रॉक के। अगर मान लीजिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, सीट पाइल का यूज कहाँ करते थे, वाटर वगैरह में करते थे, ठीक है, वाटर वगैरह में इस तरीके से यूज होता था। तो ये अगर ये हार्ड रॉक आ गया नीचे तो आपका ये पाइल्स यूज नहीं होगा। ये आपका टाइप ऑफ स्टील पाइल में क्या क्या आता है आपका, एच पाइल्स, पीपाई पाइल, PIE पाइल, स्क्रू पाइल, डिस्क पाइल, इतने टाइप्स के आपके पाइल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि किस टाइप का पाइल आपका कहाँ यूज होगा। जैसे आपको बंदरगाह वगैरह में यूज करना है, ठीक है, समुद्री जगह में यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है आपका। इतने टाइप्स का पाइल्स है। The pipes is normally filled with concrete and diameter varies from 25 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर और डेप्थ इज 30 और मोर। इसका डेप्थ कितना होगा, इस पाइप को नॉर्मली जो हम लोग फिल करेंगे उसका जो डायमीटर होगा 25 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होगा और डेप्थ इसका 30 मीटर से भी ज्यादा होगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना डेप्थ के लिए इस स्टील पाइल का यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ हम लोग किस किस पाइल का यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ये सब आपको बेसिक्स नॉलेज के लिए है, बाकी डीप में आपको पढ़ने के लिए आपको सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना होगा नेक्स्ट में। अभी बस हमको फाउंडेशंस, टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस इतना ही देखना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, और कमेंट में आपको बताना होगा लेक्चर देखने के बाद कि आपका जो फाउंडेशंस है
ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।